हाथ में प्रेगनेंसी किट पकड़े जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आंखों की खुशी और होठों पर फैली मुस्कान उसकी अंदरूनी सुकून और उत्साह को साफ बयां कर रही थी। वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वीरेंद्र कमरे में आए और वह उन्हें ये खुशखबरी सुना सके। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कांता अंदर आई। अपनी मालकिन को इतना खुश देखकर उसने चाय का कप मेज पर रखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है दीदी जी, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। सौम्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बात ही कुछ ऐसी है कांता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। कांता ने हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों के साथ अपने मुंह पर हाथ रख लिया और मुस्कुरा दी। बहुत बड़ी खबर है ये तो, अब बस जल्दी से मालिक भी आ जाएं। पर ये कहते ही उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सौम्या चौंकी, क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है? कांता थोड़ी हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, दीदी जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये खबर वीरेंद्र बाबू को मत बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि वो इससे खुश होंगे। सौम्या के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कांता ऐसा कुछ कह सकती है। तू कैसी बातें कर रही है? कौन सा पति अपने होने वाले बच्चे की खबर से खुश नहीं होगा? कांता ने धीरे से कहा, आप सही कह रही हैं दीदी जी, लेकिन मैं वीरेंद्र बाबू को बरसों से जानती हूँ। अच्छा होगा कि आप थोड़ा इंतजार करें। सौम्या को अब गुस्सा आने लगा। तू जा अपना काम कर, ज्यादा बोलने लगी है आजकल। कांता सिर झुकाकर चुपचाप चली गई, लेकिन उसकी बात सौम्या के दिल में उतर गई। क्या वाकई वीरेंद्र खुश नहीं होंगे? पर क्यों? उन्होंने तो हमेशा उसकी हर खुशी में खुशी पाई थी। थोड़ी देर बाद जब वह ड्राइंग रूम में आई तो उसके चेहरे की वो पहले वाली चमक गायब थी। तभी उसने देखा वीरेंद्र घर में दाखिल हो रहे हैं। वह तुरंत उनके पास गई, उनका बैग लिया और बस एक नज़र उन्हें देखा। वीरेंद्र ने भी उसके चेहरे पर छाई उदासी को भांप लिया। क्या हुआ सौम्या, आज कुछ परेशान लग रही हो? सौम्या की आंखों में एकदम से चमक लौट आई। उसने झट से उनके गले में बाहें डाल दी और धीरे से उनके कान में बोली, आपको मेरी खुशी समझ नहीं आई, आप पापा बनने वाले हैं। ये कहकर वह शर्म से मुस्कुरा दी और अपनी पलकें झुका ली, मगर वीरेंद्र के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उनकी आंखों में हैरानी और फिर कुछ उलझन सी दिखने लगी। उन्होंने चुपचाप उसकी बाहें खुद से अलग की और सीधा कमरे की तरफ बढ़ गए। सौम्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भी पीछे पीछे कमरे में गई। वीरेंद्र ने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया, कोट बेड पर फेंका, टाई की गांठ ढीली की और गुस्से से उसे देखने लगे। वो डर के मारे कांपने लगी। तभी वीरेंद्र की आवाज गूंजी, किसने कहा कि मुझे ये बच्चा चाहिए? सौम्या जैसे बर्फ की तरह जम गई। क्या कह रहे हैं आप? ये बच्चा हमारा है, हमारे प्यार की निशानी। उसने डरते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने झटके के साथ हाथ हटा दिया। हमारे प्यार की निशानी या किसी और की औलाद? मेरे सिर थोप रही हो? सौम्या का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरान होकर उन्हें देखती रही। वीरेंद्र, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें और तुम्हारे चाल चलन को अच्छे से जानता हूँ सौम्या। मैंने बहुत सहन किया, सोचा कि खुद ही सुधर जाओगी, लेकिन अब तो बच्चे के बहाने मुझे धोखा देना चाहती हो। बस कीजिए। सौम्या अब फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा मत कहिए, मैं कभी बेवफा नहीं रही, ये आपका ही बच्चा है। लेकिन वीरेंद्र ने उसकी बात का जवाब एक जोरदार तमाचे से दिया। वह अविश्वास में अपना गाल थामे जमीन पर बैठ गई और वीरेंद्र गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। सौम्या वहीं फर्श पर बैठी देर तक रोती रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वीरेंद्र ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। वो वीरेंद्र जिसने कभी उसकी आंखों में आंसू तक नहीं देखे थे। सौम्या को आज भी वो दिन याद है जब यूनिवर्सिटी के गेट पर वीरेंद्र सबके सामने घुटनों पर बैठ गया था। पूरे कॉलेज में जिस लड़के के पीछे लड़कियां दीवानी थी, वो पहली बार किसी लड़की के सामने झुका था और वो लड़की थी सौम्या। सौम्या जो हमेशा नाजों में पली थी, जो किसी को भी घमंड से नजरअंदाज कर सकती थी, उस दिन पत्थर बनी खड़ी रह गई थी। वो गांव से आई थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की, लेकिन वीरेंद्र की जिद, उसकी बातों में लिपटा प्यार, उसकी आंखों में छिपा अपनापन धीरे धीरे सौम्या को अपनी ओर खींच
खींच रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने माता पिता का भरोसा तोड़ेगी, लेकिन एक दिन उसने वो हाथ थाम ही लिया जिसे पकड़ने से अब तक खुद को रोकती आई थी। वीरेंद्र के पास सिर्फ शख्सियत नहीं थी, उसके पास दौलत और रुतबा भी था। वह राकेश जी की इकलौती संतान था जो शाह हवेली के मालिक थे। मगर सौम्या जानती थी कि वीरेंद्र के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। सौम्या को याद आया उसके पापा अजय जी ने कैसे पूरे खानदान से लड़कर उसकी पढ़ाई का सपना पूरा किया था। उन्होंने कभी भी उसकी ख्वाहिशों के सामने समझौता नहीं किया और आज वह सपना ऐसे बिखर रहा था। उस दिन जब सौम्या ने वीरेंद्र का हाथ थामा था तो उसने साफ कहा था, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तभी मैं तुम्हारे प्यार को अपनाऊंगी। वीरेंद्र तो पहले से ही सौम्या पर फिदा था। मैं तुमसे हर हाल में शादी करूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, उसने कहा था। जब सौम्या अगली बार हॉस्टल से घर गई तो उसने माँ जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात बीच में ही काट दी। ये सोचने से पहले अपने पापा की इज्जत का ख्याल कर, तुम्हारे पापा अजय जी पहले ही मोहित से बात कर चुके हैं। ये सुनकर सौम्या की दुनिया जैसे थम गई, लेकिन घर से लौटते वक्त उसने अपने दिल से फैसला कर लिया था, वो वीरेन से शादी करेगी और वो भी पूरे हक के साथ। उस दिन उसका आखिरी पेपर था और उसी दिन उन्होंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। वीरेन जानता था कि हवेली वाले इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे, खासकर जब लड़की मिडिल क्लास फैमिली से हो, मगर सौम्या उसकी सच्ची मोहब्बत थी। सौम्या ने भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। उसे यकीन था कि एक दिन उसके माता पिता उसकी पसंद पर फख्र करेंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। जब परीक्षा खत्म हुई, हॉस्टल की सारी लड़कियां अपने अपने घर लौट गईं, सौम्या नहीं गई। जब उसके पापा को चिंता हुई तो सौम्या ने खुद कॉल करके बताया कि उसने वीरेंद्र से शादी कर ली है। उसे भरोसा था कि उसके पापा और भाई वीरेंद्र के रुतबे और असर को देखकर चुप रह जाएंगे, और हुआ भी वही। सबने चुप्पी साध ली। वीरेंद्र ने उससे कहा था कि एक दिन वो उसे उसके माता पिता से मिलवाएगा। 2 महीने की शादी में वीरेंद्र ने सौम्या को खूब प्यार दिया। अगर उसके माता पिता नाराज थे तो वो खुद भी हवेली नहीं गया, शहर में ही छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। वीरेंद्र की माँ ने फोन पर रोते हुए बताया कि रिश्तेदारों की बातों और तानों ने राकेश जी को इस कदर तोड़ दिया कि वो बिस्तर पकड़ चुके हैं। सौम्या का दिल जैसे टूट गया। वो बार बार यही सोचती रही कि शायद उसके पिता की बद्दुआ लग गई है। फिर भी वो हर रोज उम्मीद करती थी कि वीरेंद्र सब संभाल लेगा, मगर आज वीरेंद्र का वो रुख, उसकी बेरुखी, उसकी बातें, सब कुछ बिखेर गया। उसे कांता की कही बात याद आई। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और किचन में चाय बना रही कांता के पास पहुंची। उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोली, सच सच बताओ कांता, तुम्हें पहले से कैसे पता था? क्या तुम कुछ जानती हो? बोलो, तुम्हें कैसे पता था कि वीरेंद्र मेरे बच्चे को नहीं मानेगा? पहली बार सौम्या को इस कदर गुस्से में देखकर कांता घबरा गई। उसने सुना तो बहुत कुछ था, मगर कभी भी अपने मालिक और मालकिन के निजी मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं की थी। कांता ने कांपती आवाज में कहा, मैंने वीरेंद्र बाबू को बातें करते सुना था दीदी जी, उसी दिन जब आप लॉन में टहल रही थी और मैं चाय लेकर अंदर आई थी। सौम्या चौंक गई। क्या बातें? कांता ने मजबूरी में धीरे धीरे बताया। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, कह रहे थे उस लड़की से मोहब्बत करना और उसे अपनी बीवी बनाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं ये गलती और नहीं दोहरा सकता। मैं कभी उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता और ना ही उसे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने की इजाजत दूंगा। ये सुनकर सौम्या की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि वीरेंद्र, जो उसे हमेशा पलकों पर बिठाता था, उसकी इतनी बेइज्जती किसी और के सामने कर सकता है। प्लीज कांता, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अभी बता दो। मुझे कुछ भी सहना मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए थे। कांता भी दुखी हो गई। मैं सच कह रही हूँ दीदी जी। सौम्या वहीं बैठ गई। उसका गला भर आया। उसने कांता का हाथ थामा और फूट फूट कर रो पड़ी। इतनी मुश्किलों से ये रिश्ता जोड़ा था मैंने, और आज अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए थे हमारी शादी को, और वीरेंद्र वो सबके सामने मेरी बातें करता फिर रहा है। उसका दिल रो रहा था।
अगर उस दिन वो मुझसे यूं बेरुखी से पेश ना आता तो शायद मैं तुम्हारी बात पर यकीन ही ना करती। वो कमरे से बाहर आई और फिर से वीरेंद्र को कॉल करने लगी। बार बार पर फोन ना उठ रहा था, ना कोई जवाब आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हो गया। अचानक कांता फिर पास आई। दीदी जी, मैं जानती हूँ वीरेंद्र बाबू आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने घर वालों से लड़ाई की थी आपके लिए, पूरी हवेली में आपके लिए खड़े हो गए थे। सौम्या ने कांता को टोकते हुए कहा। तो अब इतना बदल कैसे गया है वो? मोहब्बत ऐसे थोड़े ना की जाती है कांता, मोहब्बत तो आखिरी सांस तक निभाई जाती है। कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी और वह फिर से रोने लगी। कांता ने उसे सहारा दिया। जब शादी की बात चली थी तो वीरेंद्र ने खुद मुझे भेजा था हवेली, ताकि मैं सबको जाकर बताऊं कि सौम्या कितनी समझदार, सीधी और सच्ची लड़की है। लेकिन वहां तक बात पहुंच ही नहीं पाई। उससे पहले ही कुछ हुआ जिससे वीरेंद्र बाबू का भरोसा डगमगा गया। सौम्या के लिए ये और भी बड़ा झटका था। क्या हुआ था कांता? किसने क्या कहा? क्यों बदला वो? कांता चुप रही। शायद वो भी सब कुछ नहीं जानती थी। उस रात सौम्या वीरेंद्र का इंतजार करती रही, मगर वह नहीं आया। अगली सुबह जब नाश्ते की मेज पर उसने देखा कि वीरेंद्र सामने बैठा है तो समझ गई कि वो रात को ही घर आ चुका था, लेकिन किसी और कमरे में रुका था। इतना भी क्या गुस्सा? आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते? वो पास गई। बात शुरू करने ही वाली थी कि वीरेंद्र ने सख्त नजरों से उसे देखा और गुस्से से कहा, अगर जुबान खोली तो मैं इसी वक्त इस घर से चला जाऊंगा। वो ठिठक गई, एक शब्द और नहीं बोला, चुपचाप कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके रोने लगी। अगले 2 दिन ऐसे ही बीते। वीरेंद्र ने ना उससे बात की, ना उसकी तरफ देखा। वो भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसके लिए जो बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी था, वही अब बदनसीबी बन गया था। किस्मत का कितना अजीब खेल था। जिस बच्चे को लेकर उसने नन्ही कल्पनाएं की थी, उसे नाम देने के ख्वाब देखे थे, उसी के पिता को उस पर शक था। और वो आदमी जो कभी उसे दुखी देखकर खुद टूट जाता था, आज उस पर यकीन तक नहीं कर रहा था। वह दोपहर का वक्त था। सौम्या कमरे में चुपचाप बैठी थी, अपने पेट पर हाथ रखे, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी कांता ने दरवाजे पर दस्तक दी। सौम्या घबरा कर उठी। उसे लगा शायद वीरेंद्र आ गया, मगर सामने कांता खड़ी थी। दीदी जी, नीचे आपकी कोई सहेली आपसे मिलने आई है, कांता बोली। सौम्या को हैरानी हुई, इस वक्त कौन मिलने आ गया? उसने जल्दी से दुपट्टा ओढ़ा और नीचे आई, जहां निशा उसका इंतजार कर रही थी। उसे याद आया कि निशा पिछले 3 दिनों से उसे लगातार कॉल और मैसेज कर रही थी, लेकिन सौम्या ने अपनी हालत के चलते किसी से कोई संपर्क नहीं रखा था। अगर हालात कुछ और होते तो शायद वह निशा को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन इस वक्त वह बेहद उलझी हुई थी। मार्केट आई थी, सोचा तुमसे मिल लूं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बिजी हो जाओगी, निशा ने कहा। दोनों पास बैठ गईं। निशा उसकी शक्ल को गौर से देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या बात है? वीरेंद्र की वजह से परेशान हो? उसने अचानक पूछ लिया। सौम्या हैरानी से उसे देखने लगी। तुम्हें कैसे पता चला? निशा ने उसका हाथ थामा और बोली, मैं सब जानती हूँ और इसी वजह से मिलने आई थी। सौम्या की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब? तुम सब कैसे जानती हो? निशा फीकी मुस्कान के साथ बोली, मैं वीरेंद्र जैसे मर्दों को अच्छी तरह जानती हूँ। जब तुम उसे चाहने लगी थी तब भी मैं समझ गई थी कि ये रिश्ता एक तरफा ही रहेगा, मगर क्योंकि वह तुम्हारी पसंद था इसीलिए चुप रही। अब सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर तुम्हें इसी तरह जिंदगी काटनी है तो चुप रहो, बहस मत करो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम हकीकत से अनजान हो। सौम्या को कुछ समझ नहीं आया। कैसी हकीकत? कौन सी सच्चाई? क्या कहना चाह रही हो निशा? निशा ने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। मुझे अब निकलना है, शाम की फ्लाइट है कनाडा की। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बात को सुलझाने की कोशिश मत करो, वरना और उलझ जाओगी। चुप रहना ही बेहतर है। इतना कहकर वह चली गई। सौम्या के दिल और दिमाग में सैकड़ों सवाल छोड़कर उधर वीरेंद्र का कोई अता पता नहीं था। शाम तक सौम्या उसके नंबर पर कॉल करती रही।
निशा ने भले ही कहा था कि वो मामले को और उलझाएगी, लेकिन सौम्या सच जानना चाहती थी। आखिरकार उसकी कोशिश रंग लाई। शाम को बीरेंद्र का मैसेज आया, मैं ऑफिस में ही रुकूंगा, सुबह हवेली चला जाऊंगा, मुझसे संपर्क मत करना। यह पढ़कर सौम्या के हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरेंद्र उसके साथ इतना बेरुखा क्यों हो रहा है, जबकि वह जानता है कि वह प्रेग्नेंट है। अगर वह बच्चा नहीं चाहता था तो साफ साफ कह देता, मगर इस तरह की बदगुमानी, यह बेरुखी, क्या यही इंसाफ था? उसने एक आखिरी बार मैसेज किया, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लीजिए, आखिरी बार बात करना चाहती हूँ, फिर हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगी। बीरेंद्र को यह बात चुभ गई। वह जानता था सौम्या उसकी पत्नी है और बच्चा, अगर शक भी था तब भी सौम्या उसकी जिम्मेदारी थी। वह अपने फैसले से पलटा और ऑफिस से निकलकर सीधे घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। वह नहीं चाहता था कि सौम्या इस हालत में कहीं और जाए या किसी गैर की पनाह में रहे। वह जान चुका था सौम्या सब कुछ छोड़कर आई है, अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। घर पहुंचा तो सन्नाटा था। वह सीधा कमरे में गया। सौम्या बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी खामोशी ही बता रही थी कि उसे यकीन था वीरेंद्र आएगा। वीरेंद्र ने जैसे ही उसे देखा, दिल कांप गया। सिर्फ 2 दिन में वह कितनी मुरझा गई थी। स्किन रंग के कपड़ों में उसका पीला चेहरा उसे तकलीफ दे गया, मगर फिर भी वीरेंद्र के दिल में कोई नरमी नहीं आई। उसे लगता था सौम्या नाटक कर रही है। वह तेजी से उसके पास आई और बोली, मैं यहाँ से चली जाऊंगी वीरेंद्र, लेकिन यूं बेरुखी ना दिखाइए। मेरा दिल जलाकर आप किस बात की सजा दे रहे हैं? वह रोने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी, मगर वीरेंद्र को उसके आंसू नाटक लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की होकर अपने पति के सामने नौटंकी कर रही हो। अगर इतना ही शौक है, उसने गुस्से में आकर उसके कंधे पकड़कर झिंझोड़ दिया। किसी और की बाहों में जाने में तुम्हें? वीरेंद्र की आवाज गुस्से से कांप रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, सौम्या ने कांपते हुए हाथ से उसका मुंह ढक दिया और उसके कदमों में बैठ गई। अगर मैं नाटक करती तो कभी आपके कदमों में ना बैठती। अगर मेरे पास किसी और का सहारा होता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ना करती। मेरी पूरी जिंदगी का सहारा सिर्फ आप हैं वीरेंद्र। मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं बचा है। सौम्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी सिसकियों से कमरा भर गया था, लेकिन वीरेंद्र ने उसे झटक कर अलग किया और अपनी जेब से कुछ तस्वीरें निकालकर उसके सामने फेंक दी। वो तस्वीरें जमीन पर बिखर गईं। सौम्या हैरानी से उन्हें देखने लगी। उसमें वही थी, एक युवक के साथ किसी गार्डन में, कभी हंसती, कभी उसका हाथ थामे, और एक तस्वीर में तो वो युवक उसकी उंगली में अंगूठी पहना रहा था। वीरेंद्र गुस्से से चिल्लाया, अगर तुम्हारे पास कोई और नहीं है तो ये कौन है जिसकी बाहों में तुम खुद को भूल गई, जिसके हाथ से अंगूठी पहनकर तुमने मुझसे मोहब्बत झूठी की? और देखो ये कपड़ा, ये वही ड्रेस है जो मैंने तुम्हें शादी के बाद 2 हफ्ते के अंदर गिफ्ट की थी, और तुम उसी में किसी और के साथ वक्त बिता रही थी। सौम्या तस्वीरें घूरती रही, फिर धीमे स्वर में पूछा, आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? वीरेंद्र व्यंग से मुस्कुराया, जिसने मुझे ये तस्वीर दी उसने पहले ही कहा था वो यही कहेगी कि ये उसका भाई है। और देखो तुमने वही कहा। सौम्या ने कांपते स्वर में कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अभी फोन करके उसे बुला लेती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। ये मेरा भाई है जतिन, मेरी शादी के बाद ही मुंबई से लौटा है। हाँ, ये मेरी गलती थी कि मैंने आपसे उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आप ही बताइए आपको ये तस्वीरें मिली कैसे? वीरेंद्र का चेहरा अब भी सख्त था। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं सब कुछ जानकर ही जवाब दूंगा। कल सुबह हम तुम्हारे माँ बाप के घर चलेंगे। वो खामोशी से वीरेंद्र को देखती रही। अब उसमें कुछ कहने की ताकत नहीं बची थी। उसका चेहरा गीला था, पर आंखें सूखी, जैसे आंसू अब भीतर बह रहे हों। वो जान गई थी शक की जमी पर रिश्ता नहीं टिकता। जो रिश्ता भरोसे की नींव पर खड़ा हो वही रिश्ता सच्चा होता है। उसने अब वीरेंद्र को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था जो इंसान एक बार शक कर ले वो तब तक नहीं मानता जब तक सच्चाई उसके मुंह पर तमाचा न मार दे। वह रात वीरेंद्र के जेहन में सब कुछ घूम रहा था। उस शाम की बात याद आई जब वह ऑफिस से सीधे बाजार गया था। सौम्या के लिए
सरप्राइज खरीदने। उसने सोचा था कि उसे एक नई साड़ी दूंगा और कहूंगा कि हर दिन तेरी तरह खूबसूरत हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन उसे एक अजनबी नंबर से कॉल आया। उसने कहा, अगर अपनी बीवी से सच्चा प्यार करते हो तो आज शाम इस पते पर आना, लेकिन ये बात सौम्या को मत बताना। वीरेंद्र सोच में पड़ गया था। उसने सौम्या से कभी कुछ नहीं छुपाया था, लेकिन ये पहली बार था जब वह उससे कुछ छुपा रहा था। वह शाम को चुपचाप उस पते पर पहुंचा। एक फ्लैट में किसी अजनबी से मुलाकात हुई। उसने बताया कि सौम्या का किसी और से रिश्ता है और सबूत के तौर पर वही तस्वीरें सामने रखती जो अब वीरेंद्र के हाथ में थी। वीरेंद्र का दिल टूट गया। उसी रात सौम्या ने उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनते ही वीरेंद्र जैसे बिखर गया। उसे यकीन था ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। वह अंदर से बुरी तरह टूट गया। अगली सुबह गाड़ी अब गांव की ओर रवाना हो चुकी थी। वीरेंद्र की आंखें सामने थी मगर मन कहीं और। पीछे सीट पर सौम्या चुपचाप बैठी थी, अपनी साड़ी के पल्लू को मरोड़ते हुए। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या आज उसका चरित्र उसके अपने माँ बाप की चौखट पर जांचा जाएगा? क्या वीरेंद्र के शक का जवाब अब उसे अपने माता पिता से दिलवाना पड़ेगा? लेकिन अब सौम्या ने फैसला कर लिया था, अगर आज भी कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा तो वो इस रिश्ते को वहीं हमेशा के लिए छोड़ देगी। गाड़ी में पूरी खामोशी थी। जहां सौम्या अपने मन की उलझनों में डूबी थी, वहीं वीरेंद्र ने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। दोनों अपनी अपनी सोच में खोए थे। जब गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी तो एक ही पल में सौम्या की आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम गईं। उस घर में उसने अपने जीवन के सबसे सुनहरे दिन बिताए थे। माँ के हाथ का खाना, भाई की छेड़छाड़, पापा की डांट, लेकिन सब में अपनापन था। पर आज वो सब रिश्ते पीछे छूट चुके थे, क्योंकि उसने वीरेंद्र को चुना था और सब कुछ छोड़कर उसके साथ चली गई थी। अब लौटते हुए उसे डर लग रहा था। वीरेंद्र ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद रंजीता जी ने दरवाजा खोला। सौम्या की आंखें नम हो गईं। अम्मा, बस यही बोल पाई। रंजीता जी ने उसे देखा और बिना कुछ कहे पलट गईं। सौम्या घबरा गई। वो झट उनके पीछे भागी और उनके पैरों में गिर गई। अम्मा, माफ कर दो मुझे, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मगर जवाब में बस एक ही बात मिली। अब आई हो जब हमारे पास कुछ नहीं बचा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, सिसकती रही। वीरेंद्र चुपचाप सब देखता रहा। शायद पहली बार उसकी आंखों में भी पछतावे की हल्की सी परछाई थी। रंजीता जी ने भले दरवाजा खोल दिया था, मगर शायद अब भी उनका दिल नहीं खुला था। वीरेंद्र को एहसास हो गया था उन्होंने सौम्या से मुलाकात की, पर शायद माफ नहीं किया। कुछ पल बाद सौम्या ने धीमे से पूछा, अम्मा, जतिन कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। रंजीता जी ने कुछ नहीं कहा, बस फोन उठाकर जतिन को कॉल कर दिया। वीरेंद्र की धड़कनें तेज हो गईं। वो खुद को किसी तूफान के सामने खड़ा महसूस कर रहा था। क्या जतिन वही लड़का था जिसकी तस्वीरें उसे किसी ने भेजी थी? कुछ देर में जतिन कमरे में दाखिल हुआ। वीरेंद्र उसे देखते ही सन्न रह गया। हाँ, यही था वो, वही लड़का जिसके साथ सौम्या की तस्वीरें उसे दिखाई गई थी। मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो वीरेंद्र ने कभी नहीं सोचा था। जतिन ने बिना कोई सवाल किए सौम्या को गले से लगा लिया। सौम्या फूट फूट कर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू नहीं थे, ये उस गलतफहमी का दर्द था जो उसे अपने सबसे करीबी इंसान ने दिया था। जतिन ने प्यार से पूछा, क्या हुआ दीदी, कोई परेशानी है? सौम्या ने बस उसकी तरफ देखा और उसे कमरे की तरफ इशारा किया। फिर वीरेंद्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, आप भी आइए। वीरेंद्र जैसे किसी और ही दुनिया में था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने सीने में मुक्का मार दिया हो। वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता था, उसी के साथ उसने सबसे बड़ा जुल्म किया था। कमरे में जतिन ने वीरेंद्र की तरफ देखा और बोला, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, लेकिन पहले मैं एक बात साफ कर दूं, मैं सौम्या का सगा भाई हूँ और आपको जो भी तस्वीरें दिखाई गई हैं वो सब बेवजह थी। वीरेंद्र हक्का बक्का रह गया। लेकिन वो लड़की जिसने मुझे कॉल की थी उसने तो कुछ और ही बताया था। उसी ने वो तस्वीरें दिलवाई थी और कहा
कि तुम दोनों के बीच कुछ गलत है। उसने कुछ बातें ऐसी कही जो सिर्फ मैं और सौम्या ही जानते थे, इसीलिए मेरा शक यकीन में बदल गया। सौम्या ने रोते हुए पूछा, कौन थी वो लड़की, क्या नाम था उसका? वीरेंद्र ने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर दिखाया। सौम्या ने नंबर देखा और जैसे बिजली उसके ऊपर गिरी हो, ये तो निशा का नंबर है, मेरी सबसे करीबी दोस्त। जतिन ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ दीदी, ये वही निशा है जिसने हमारी पहली मुलाकात कराई थी। उस दिन जब आप वीरेंद्र जी से मिलने की इजाज़त लेकर निशा के घर आई थी, हमने वहीं खाना खाया था, बातें की थी, आप मुझे अपनी तकलीफ़ें बताती थी और मैं आपको अपना दुख सुनाता था। लेकिन आपको क्या पता था कि उसी दिन जो तस्वीरें निशा ने दोस्ती के नाम पर ली थी, वही एक दिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी साजिश बन जाएंगी। सौम्या सन्न रह गई। जतिन ने आगे बताया, निशा और मेरा रिश्ता भी था, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मैं माँ बाप को छोड़कर विदेश नहीं जाऊंगा, बल्कि चाहता हूं कि वो यहीं आकर उसके साथ एक भरी पूरी जिंदगी जिए, तो उसने रिश्ता तोड़ दिया। जब मैंने उसे मनाने की कोशिश नहीं की तो शायद बदले में उसने आपकी जिंदगी तबाह करने की ठान ली। उसे लगा कि अगर मैं आपके करीब हूं तो वह हम दोनों को ही गलत साबित कर देगी, ताकि हम कभी किसी को सच ना बता सकें। वीरेंद्र की आंखें अब शर्म से झुक गई थी। उसने पहली बार सौम्या की तरफ देखा, नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वो समझ चुका था जिस औरत ने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी का दिल उसने तोड़ दिया। लेकिन जतिन किसी का हक मारना नहीं चाहता था। जब निशा को सौम्या की खबर मिली तो वो आग बबूला हो गई। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा सौम्या पर आया। उसने सोच लिया कि जब उसे खुद खुशियां नहीं मिली तो सौम्या को भी नहीं मिलने दूंगी। उसी रात उसने एक अनजान नंबर से वीरेंद्र को फोन किया, उसे बुलाकर कुछ तस्वीरें और बातें दिखाई सुनाई और झूठे सबूतों के सहारे सौम्या के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। उसे पूरा भरोसा था कि वीरेंद्र को सौम्या के परिवार और उसके भाई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो मान गई थी कि वीरेंद्र इन बातों पर यकीन कर लेगा और सौम्या को छोड़ देगा। अगर बाद में सच्चाई सामने भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सौम्या की जिंदगी तो उजड़ ही जाएगी। साथ ही उसने सौम्या को भी धमकाया और चुप करवा दिया। जब सारी सच्चाई सामने आई तो सबसे बड़ा झटका सौम्या को ही लगा। एक तरफ उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया और दूसरी तरफ उसका पति वीरेंद्र जो बिना कुछ पूछे सब मान बैठा। वो दिन याद आते हैं उसकी आंखें भर आईं। उसने वीरेंद्र की आंखों में देखा और बस एक ही बात कही, आप वापस चले जाइए वीरेंद्र, मैं यहीं ठीक हूँ, यही मेरी औकात है, यही मेरी हकीकत। आपके साथ बिताए 2 महीने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। मैंने कभी आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, फिर भी आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, गैरों की बातों पर भरोसा कर लिया, मेरे बच्चे को भी अपना मानने से इनकार कर दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप चले जाइए। वीरेंद्र का चेहरा शर्म और पछतावे से भर गया था। उसे समझ आ चुका था उसने जो किया वो सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि गुनाह था। उसने उस औरत को ठुकराया जिसने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था, उस बच्चे को नकारा जो उसकी अपनी औलाद था। जतिन ने समझाने की कोशिश की, वीरेंद्र जी, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए था, बात समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर सौम्या अब टूट चुकी थी, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसी वक्त जतिन वीरेंद्र के सामने खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, वीरेंद्र जी, अब आप वापस चले जाइए। मेरी बहन ने बिना किसी सहारे के आपसे शादी की थी, शायद इसीलिए आपने उसकी कदर नहीं की। उसने आपसे मोहब्बत की, भरोसा किया और आपने बिना कुछ जाने समझे उसे छोड़ दिया। मैं जानता था इस रिश्ते के बारे में, मैं पापा को भी समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब जब ये सब देखा तो लगता है कि शादी के फैसले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी का फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। जतिन ने अपनी बहन का साथ पूरी तरह से दिया। उसे पता था कि सौम्या की जिंदगी बर्बाद हुई है और वजह वीरेंद्र था। वीरेंद्र उस दिन खाली हाथ लौट गया। उसका गुनाह इतना बड़ा था कि अब उसका अपना दर्द भी उसे जायज नहीं लग रहा था। उसने उस लड़की पर शक किया जो उसके लिए
अपने सारे रिश्ते छोड़ आई थी जो कभी उसके हर दर्द की दवा थी, उसके चरित्र पर भी सवाल उठा दिए। अब वो अपने अपार्टमेंट लौटा तो वहां की वीरानी उसे काटने लगी। कांता ने जब वीरेंद्र को अकेला देखा तो घबरा गई। साहब जी, दीदी जी कहाँ हैं? वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे, वो टूटा हुआ सा लग रहा था। धीरे से बोला, कांता, मेरे जाने के बाद क्या वो बहुत उदास थी? कांता ने भर्राए गले से कहा, बहुत रोई थी दीदी जी, आपका इंतजार करती रही, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, बस बार बार यही कहती रही वो आएंगे, मुझे समझेंगे। लेकिन साहब जी, अब तो वो चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उसे खो दिया, उसके शब्द कांपते हुए निकले, अपनी बेवकूफी और शक की वजह से और शायद अपनी खुद की नासमझी से वीरेंद्र ने सौम्या को खो दिया था। अब उसे लग रहा था कि शायद वो उसे कभी दोबारा नहीं पा सकेगा। अगली सुबह वह चुपचाप अपना सामान समेटकर हवेली लौट गया। 2 महीने बाद वो हवेली में लौटा था। राकेश जी ने उसे देखा तो तंज कसते हुए बोले, लगता है इश्क का भूत उतर गया है जो अब लौट आया है। लेकिन वीरेंद्र ने उनकी आंखों में देखकर पूरी गंभीरता से कहा, मैं आपका बेटा हूँ पापा जी, गलत चुनाव कभी नहीं कर सकता। मैं आपको लेने आया हूँ ताकि मेरी पत्नी को उसके मायके से इज्जत के साथ मांगकर वापस ले आऊं, क्योंकि अब वह आपके पोते को जन्म देने वाली है। मुन्नी जी ये सुनकर जैसे फूले नहीं समाई। पहले तो उन्हें इस शादी से ऐतराज था, लेकिन जब कांता ने उन्हें सौम्या के बारे में सब कुछ बताया तो उन्हें सौम्या से मिलने की बेचैनी होने लगी थी। अब पोते की खबर सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश जी पहले कुछ नहीं बोले, लेकिन बेटे की बात और जिद के आगे आखिरकार उन्हें झुकना ही पड़ा। शाम को हवेली की गाड़ी शहर की ओर रवाना हुई। हवेली का सबसे बड़ा बुजुर्ग एक मध्य वर्गीय मोहल्ले की ओर सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत को सहेजने के लिए जा रहा था। वीरेंद्र नहीं जानता था कि सौम्या उन्हें देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगी, लेकिन अब वो उसे उसकी पूरी इज्जत और अधिकार देना चाहता था जो उसकी पत्नी होने के नाते उसका हक था। जब जतिन ने राकेश जी को अपनी दहलीज पर देखा तो वो चौंक गया। वहीं अजय जी जो पहले से इस रिश्ते से नाराज थे, अब चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी ने गलत चुनाव नहीं किया था, और अगर राकेश जी जैसा रौबदार आदमी अपनी बहू को लेने खुद आ सकता है तो उन्हें भी अब अपने पुराने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत थी। इसी बीच कमरे से बाहर आती हुई सौम्या ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो हल्के कदमों से बाहर निकली और सबको देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गई, पर हैरानी बस एक पल की थी। अगले ही पल उसने वीरेंद्र को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए राकेश जी के सामने सिर झुका दिया। नमस्ते पापा जी, उसने शांत स्वर में कहा। वीरेंद्र के साथ खड़ा वह आदमी अंदर तक खुश हो गया था। सौम्या जिसे बड़ों का आदर करना आता था, जो समझती थी कि उसके ससुर कैसे सम्मान के भूखे हैं, उसकी नाराजगी उनके बेटे से थी। उसके ससुर ने तो उस दिन भी इज्जत से उसका हाथ मांगा था। मुन्नी जी उसे देखकर बहुत खुश हो गईं। उन्हें लगा कि उनका बेटा वाकई में बहुत बेहतरीन पसंद रखता है। मैं अभी अपनी बहू को हवेली ले जाने का सोच रहा हूँ, जाओ बेटा अपना सामान पैक करो, उन्होंने स्नेह से कहा। सौम्या चुपचाप उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वो अपना बैग पैक कर रही थी कि वीरेंद्र पीछे पीछे कमरे में आ गया। अब भी नाराज हो? उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी नाराजगी को दूर करने के लिए ही मम्मी पापा को साथ लेकर आया हूँ। सौम्या पलटकर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें भर आई थी। क्या हो जाता अगर उस दिन तुमने मुझ पर भरोसा कर लिया होता? उसके दिल में यही सवाल था। वीरेंद्र उसके करीब आया, धीरे से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और फिर उसके पेट पर हाथ रखकर उसकी हथेली पर माथा टिकाया। मैंने इस दिल को तोड़ा है, पर ये दिल मेरा है और मैं इसे जोड़ना जानता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ सौम्या, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनका तुम हक रखती हो। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत हो, मेरी इज्जत हो, मेरा जुनून हो। और वीरेंद्र कुमार अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ता। सौम्या ने धीमे से सिर झुका लिया। नहीं वीरेंद्र, तुम्हारे दिल में अब भी शक की जगह बची है। मैं जानती हूँ तुम कभी मुझ पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाओगे, और मैं नहीं चाहती कि हम साथ रहकर इस रिश्ते को और नुकसान पहुँचाएं।
पहुंचाएं। मैं सिर्फ तुम्हारे माता पिता की इज्जत के लिए मना नहीं कर पाई। वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं इस दिल को जोड़कर फिर से अपना नाम लिख दूंगा, प्लीज सौम्या। उसकी आंखों की नमी देखकर सौम्या की पलकें भीग गईं। सामने खड़ा आदमी उसका पति था और वो उससे सच्चा प्यार करती थी। सौम्या ने वीरेंद्र का हाथ थाम लिया और उसने कहा, मैं अपने प्यार की खातिर और अपने बच्चे के खातिर एक बार आपको मौका जरूर दूंगी और मुझे लगता है कि आप फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वीरेंद्र ने सौम्या को गले लगा लिया और एक बार उनके रिश्ते की फिर से शुरुआत हो गई। दोस्तों, शक एक ऐसा बीज है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को हिलाने की ताकत रखता है। कोशिश करें कि आपके रिश्तों के बीच में शक के लिए कोई जगह ही ना हो। जो रिश्ता आपने प्रेम से जोड़ा है, उस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करें। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का हाथ अगर आपने थामा है तो उसे दिल से निभाएं। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की पसंद को महत्व देना चाहिए। अगर आपका बच्चा किसी को पसंद करता है तो उससे मिलना चाहिए, उसके बाद ही उसको लेकर कोई राय बनानी चाहिए। जब पेरेंट्स बच्चों की पसंद को प्रमुखता नहीं देते हैं तो कई बार बच्चों को उनके खिलाफ जाकर निर्णय लेने पड़ते हैं, जिसका फायदा कई लोग उठाने की कोशिश करते हैं। हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है और उनसे यह अधिकार ना छीने। सच्ची मोहब्बत से जुड़ा रिश्ता बेइज्जती नहीं बल्कि सम्मान होता है, क्योंकि वह महज एक सामाजिक समझौता नहीं होता बल्कि दिल से स्वीकारा गया रिश्ता होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।